हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल, भारत संसाधन एवं उपयोग। इसका जो है हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद सभी का क्वेश्चन आंसर एंड वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम सभी का नोट बना के आपको पीडीएफ टाइप देंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। देखिए, पहले इससे पहले जानना होगा कि संसाधन होता क्या है। तो पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिक उपलब्ध हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि मानव की जरूरत की चीजों को हम संसाधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संसाधन। ठीक है, तब अब आगे बढ़ते हैं। हम इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज होगा वही पढ़ेंगे। इतना टॉपिक से यही बनता है कि संसाधन किसे कहते हैं। और एक बात समझिए, संसाधन जो है, वस्तु संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। इस टॉपिक को आज याद रखिएगा आप। ये किनके द्वारा कहा गया है? तो जिम्मरमैन द्वारा कहा गया है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो जो मेन पॉइंट होगा उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना सारा से यही बनता है कि संसाधन किसे कहते हैं। जरूरत की चीजें पढ़ते चलेंगे। अब देखिए, संसाधन कितने प्रकार की होती है। संसाधन की वर्गीकरण। तो संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। हम इसका जो है एक एक करके वर्गीकरण देखते चलते हैं। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव। उत्पत्ति के आधार पे जो है दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और स्वामित्व के आधार पे चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इन सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे, बने रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम हर एक टॉपिक का वीडियो डालते रहेंगे। साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे। चलिए, अब देखिए, बोल रहा है यहाँ पे विकास की स्थिति के आधार पे जो है संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। और ये प्रकार है, विकास की स्थिति के आधार पे जो है संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब चलिए हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा अलग तरीका से। यहाँ पे दिया हुआ है संसाधन का वर्गीकरण। तो संसाधन का वर्गीकरण बताइए। प्राकृतिक के आधार पे है और मानवीय आधार पे। प्राकृतिक क्या होता है कि दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय होगा और अनवीकरणीय होगा। अब मानवीय आधार पे जो है, तो मानवीय देखिए, संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। नवीकरणीय जो है दो टाइप की होती है। नवीकरणीय को देखते हैं, सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन हो गए, जल हो गए। ठीक है। और नवीकरणीय का दूसरा भाग होता है जैव, जो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आता है, और वन्य जीव। ठीक है। अब देखिए अनवीकरणीय। अनवीकरणीय के बारे में समझते हैं। ये पुनः चक्रीय, जैसे धातु, और अचक्रीय जैसे क्या हो गया, जीवाश्म ईंधन। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे। उत्पत्ति के आधार पे जो है संसाधन के दो प्रकार होते हैं। हम यहाँ पे आपको बताए थे। यहाँ पे देखिए, उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार, जैव और अजैव। अब इनका जो है हम परिभाषा पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़िए। बोल रहा है उत्पत्ति के आधार पे, तो इनको हम जानते हैं अच्छे से। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा देखिए, ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है। कहाँ से होती है? जैव मंडल से होती है। इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे सजीव हो गया अपना, सब क्या है? सजीव है। जो सांस ले सकता है वो क्या है? सजीव है। जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, जो सांस ले सकते हैं, प्राणी समुदाय। अब पढ़ेंगे हम अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? जिसको हम जानते हैं, जिन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। जो सांस नहीं लेता हो, जो चल फिर नहीं सकता हो, उनको क्या बोला जा सकता है? अजैव संसाधन। जैसे चट्टान, धातु एवं खनिज आदि, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। चलिए आगे आगे टॉपिक पढ़ते हैं। उपयोगिता के आधार पे। उपयोगिता के आधार पे हम बताए थे पीछे। यहाँ पे देखिए, नवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधन में वर्गीकृत किया जा सकता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन का विकास लंबी विधि में जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं होते हैं, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब अगर एक बार उपयोग हो जाते हैं तो दोबारा में उसको उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, वही कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब आगे अब हम देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या है, तो ऐसे संसाधन की किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर, वन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। इससे आगे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बाग बगीचा तालाब कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन ही हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। सामुदायिक संसाधन, अब क्या है सामुदायिक संसाधन, यहाँ पे देखिए सामुदायिक लिखा हुआ है, सामुदायिक सामुदायिक संसाधन। तो क्या होते हैं सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गांव के चारण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, समुदाय भवन, तालाब आदि, ये सभी क्या होते हैं, गांव के समुदाय का लोग उपयोग करते हैं। नगरीय क्षेत्र में इन प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार एवं गिरजाघर के रूप में है। ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सुलभ होते हैं। चलिए अब आगे का टॉपिक देखते हैं हम, राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन कानून तौर पे देश या राष्ट्र के अंतर्गत भी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधन का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। किसके हित में कर सकती है, तो आम जनता के हित में कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, अपने गांव में बोल रहा है, अपने गांव में या आसपास के क्षेत्र में भी शहरी विकास अधिकार का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने हेतु अधिकृत किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। बोल रहा है ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संसाधन करती है। तट रेखा से 20 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता। ऐसे संसाधन का सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतरराष्ट्रीय की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जाता है। अब देखिए विकास के स्तर पर किसी भी संसाधन के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। वो परंपराएं थे विकास का स्तर पे। अब एक एक करके हम देखते चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संभावित संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, किसी क्षेत्र में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। पहले इसको इधर कर लेते हैं, बहुत दिक्कत दे रहा है ये। हाँ, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इसका सही रूप से विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, संभावित संसाधन। अब आगे का टॉपिक हम देखते हैं, बोल रहा है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या है, तो देखिए इसको, विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण प्रांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में जो है यह बताया जा चुका है कि संसाधन का विकास तकनीक और उसकी संभाव्यता पर निर्भर है। अब पढ़ेंगे हम भंडार संसाधन। क्या पढ़ेंगे, अब देखिए भंडार संसाधन क्या है, ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है, उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी
के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरण जल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है जिसके ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? भंडार संसाधन। इसमें बहुत ही ऊर्जा छुपा रहता है, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, इसका अच्छे से अभी तक उपयोग नहीं हो रहा है। हाल फिलहाल में तो हो रहा है, बिजली बन रहा है, ठीक है, पवन से ऊर्जा बन रहा है। अब देखिए संचित संसाधन। तो संचित संसाधन क्या है? बोल रहा है संचित कोष संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। ये संचित कोष जो है भंडार के ही अंश है। ये यहाँ पढ़े हुए थे भंडार संसाधन, इनके ही अंश है, मतलब उनके ही भाग है। चलिए देखते हैं, वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। यह भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन एवं बांधों में जल के रूप में संचित है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ लिए हम। बोल रहा संसाधन नियोजन। अभी संसाधन के बारे में पढ़ लिया, अब संसाधन नियोजन पढ़ेंगे। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। अगर कोई आपसे पूछे संसाधन नियोजन क्या है, तो मतलब क्या है इसका? मतलब संसाधन को बचाना, नियोजन करना, सुरक्षित करना। तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तब ना सुरक्षित होगा। तो इसी प्रकार पढ़ेंगे, वर्तमान परिवेश में संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन का प्राथमिकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे बोल रहा संसाधन नियोजन किसी राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है, जैसे जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ सघन जनसंख्या प्राप्त है। यहाँ कई ऐसे देश हैं जो संसाधन संपन्न है, कई ऐसे भी देश हैं जो संसाधन की दृष्टि से काफी विपिन है, यानी कि नीचे है। कुछ ऐसे भी प्रदेश है जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधन में वह गरीब है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बोल रहा है यहाँ पे आदि ऐसे प्रदेश हैं जहाँ खनिज कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिज में धनी है, लेकिन सभी में धनी नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों में उसका विकास नहीं हो पाया। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु यह राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। जल संसाधन यहाँ पर नहीं है, यह अति निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे क्षेत्र है जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है, अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थलीय स्तरों पर संसाधनों संयोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की क्या है? अनिवार्य आवश्यक। यहाँ पे हम पढ़ लिए कि अनिवार्य आवश्यक है। चलिए अब देखते हैं भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार होता है। भारत के बारे में पढ़ते हैं, बने रहिए। देखिए संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? आवश्यक क्रियाकलाप, मतलब कि अलग अलग काम की आवश्यकता होती है। संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं संसाधन नियोजन के सोपानों के निम्न रूप से बांटकर अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? अलग अलग प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। अभी देखते चलिए, बोल रहा है यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ अब देखिए, बोल रहा है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों का पहचान करने के लिए सर्वेक्षण कराना। क्या कराना? सर्वेक्षण कराना। उसके बाद सर्वेक्षण प्रांत मानचित्र और तैयार करना एवं संसाधन का गुणवत्ता एवं मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। ठीक है, इसी प्रकार दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे संसाधन का संरक्षण पढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा आप, ये उतना टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है।
मेन टॉपिक पढ़ते जाएंगे हम। संसाधनों का संरक्षण। देखिए, संसाधनों का संरक्षण सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधन का विवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। यहाँ पे देखिए परिभाषा दिया हुआ है। परिभाषा बोल रहा है संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। अगर कोई आपसे पूछे संसाधनों का संरक्षण क्या है, तो संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़िए। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ जो पढ़ाएंगे हम, ये एग्जाम में आता है। पहले देखिए, प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारक, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा है। इस संदर्भ में जो है महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी की विचार प्रासंगिक है। अब ये जो है ये टॉपिक एग्जाम में भी आता है। देखिए, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। हमारे पास जो है पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये किनके द्वारा बोला गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बोल रहा है कि मेघा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, यहाँ पे बोलेगा कि नर्मदा बचाओ अभियान किनके द्वारा है? तो मेघा पाटेकर द्वारा। किनके द्वारा? मेघा पाटेकर। ये ऑब्जेक्टिव है, हम आगे पढ़ाएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव नोट बना के देंगे। अब देखिए, चिपको आंदोलन किनके द्वारा है? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति का आधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधन के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर रहा है। मानव की जो है ये लालची और स्वार्थी कारण नया चीज का खोज हो रहा है, उससे संसाधन क्या हो रहा है? बहुत ही कमजोर हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अब आगे बढ़िए, यह बोल रहा है देता है, ह्रास कर देता है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के घोर विरोधी थे। गांधी जी थे वो मशीन द्वारा उत्पादन, कोई वस्त्र हो गए, कोई सामान, उनके विरोध में रहते थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के समर्थन थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड से बचाया जा सके। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि रोधी और संसाधनों के विदोह पर भी विराम लगा सकेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, ये पढ़ लिए। बोल रहा संसाधन के संरक्षण हेतु स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। ब्रांडलैंड आयोजन द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिपादन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। अब इससे आगे हम टॉपिक देखते हैं। बोल रहा है सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। इसी रिपोर्ट को बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। पुनः 1997 ईस्वी में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। इन सभी पृथ्वी सम्मेलन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय है। अब आगे बढ़िए। बोल रहा है संसाधन मनुष्य की जीविका आधार है। संसाधन क्या है? मनुष्य की जीविका आधार है। अब आगे बढ़िए, देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है जीवन का गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा
आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है की अवधारणा के कारण मानव ने इस अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरण समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो गई। चलिए हम आगे पेज देखते हैं। ये सब पेज आप सभी देख लीजिए, यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ेंगे, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून, कब से कब तक? 3 से 14 जून। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया। कहाँ किया गया? रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितना प्रतिनिधि ने? 178 प्रतिनिधि, इनको याद रखिएगा। अब बोल रहा है इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए। अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम 21, कार्यक्रम यहाँ पे देखिए, कार्यक्रम 21 है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्यक्रम 21 के बारे में क्या है? कार्यक्रम 21 देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास UNCED, कभी कभी यहाँ पे रहेगा संयुक्त राज्य पर्यावरण और विकास, नहीं तो UNCED, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे है। अब देखिए के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को क्या करना पड़ा? स्वीकृत किया गया। इस एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। प्रथम पढ़ लिए, प्रथम कब से कब तक हुआ वो बताइए? 3 जून से 14 जून तक 1992 में हुआ। अब द्वितीय जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून, कब से कब हुआ? 23 से 27 जून 1977 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? तो +5 सम्मेलन। क्या नाम है? +5 सम्मेलन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्योटो सम्मेलन क्या है? ये पूछता है क्योटो सम्मेलन क्या है, बिहार बोर्ड में आता है। दिसंबर 1977 में पृथ्वी सम्मेलन को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देश ने भाग लिया। देखिए प्रथम सम्मेलन में कितने देश भाग लिया था वो बताइए? तो बोल रहे 178। यहाँ पे कितने देशों में भाग लिया? तो 159 देश। ये चीज याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। देशों ने भाग लिया, इसमें 6 गैसों CO2, मीथेन, N2O, HFC पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति दी। कटौती मतलब कि इसका उपयोग थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि ये ग्लोबल के लिए बहुत ही हानिकारक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% एवं जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1887 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम आगे देखते हैं। अब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या है तो इसको हम देखते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से लेके 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर 150, ये सब याद रखिए, सब ऑब्जेक्टिव है। 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो है यहाँ पे 2000 प्रतिनिधि ने भाग लिया। कितने प्रतिनिधि भाग लिया? तो 2000। कितने? 2000 प्रतिनिधि ने भाग लिया।
ये याद करने वाली पॉइंट है। यहाँ फिर देखिए, यहाँ पे बोल रहा है 178 प्रतिनिधि, फिर यहाँ पे जो बोल रहा है कितना प्रतिनिधि, यहाँ पे 100, यहाँ देखिए 159 प्रतिनिधि ने भाग लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 2000 प्रतिनिधि ने भाग लिया। चलिए देखते हैं अब आगे। यहाँ से इसका हम क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। सभी का जो है करेंगे, नोट बनाएंगे इन सभी का जो है। संसाधन को परिभाषा, पहले वीडियो में संसाधन को परिभाषित किए हुए थे, देख लीजिएगा। दूसरा, संभाव्य और संचित कोष संसाधन में अंतर पढ़ाए हुए थे। उसके बाद संसाधन संरक्षण की उपयोगिता, उसके बाद संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है स्पष्ट कीजिए, इन सभी के बारे में बताएंगे। फिर दीर्घ बताएंगे। इन सभी का जो है अपने कॉपी पे नोट बना लेंगे और उन नोट में से सभी आपको हम देंगे। चलिए, संसाधन के ये दीर्घ रहेगा, संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और दूसरा रहेगा यहाँ पे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के विविध रूपों का वर्णन करें, और स्वामित्व के आधार पर जितने भी भाग हैं उन सभी को परिभाषित भी करना है। इन सभी को हम अगली नोट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और बने रहिए। यहाँ पे सभी प्रकार के विषय का पढ़ाई हो जाएगा, हिंदी हो,